गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था यानी कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति। और प्रवाल भित्ति के अपने 3 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला था तटीय प्रवाल भित्ति यानी जो कौन सी कोस्टल जो रीफ थी। और नेक्स्ट सेकंड टॉपिक था कौन सी अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी बैरियर रीफ। और तीसरा अपने टाइप पढ़ रहे थे एटोल। एटोल का निर्माण किस प्रकार से होगा वो अपने आज तीसरा टाइप पढ़ते हैं। देखो जो थर्ड टाइप है इसका नाम होगा एटोल। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख ले, एटोल का निर्माण किस प्रकार से होगा। देखिए यहां पर जो निर्माण हुआ था यानी अपनों ने 2 टाइप्स पढ़ लिए थे, एक तो बैरियर रीफ और दूसरा कौन सा अपनों ने पढ़ा था, कौन सा बैरियर रीफ और तटीय प्रवाल भित्ति। देखो यहाँ पर जो तट होगा इस तट के आसपास क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा तटीय प्रवाल भित्ति यानी जितने भी समुद्री जीव होंगे जो कोरल होंगे, कोरल यहाँ पर रहेंगे और कोरल यहाँ पर जो मरते रहेंगे उसके साथ अपने बॉडी से जो लाइमस्टोन है चूना छोड़ते रहें वो यहाँ पर इस प्रकार से डिपॉजिट होते रहेंगे। तो यहाँ पर डिपॉजिट होते रहे और इस प्रकार से क्या बन गया, ये इसको बोलेंगे तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति ये थी तटीय प्रवाल भित्ति यानी जो कोस्टल रीफ थी। अब यहाँ पर जब क्या हुआ था नेक्स्ट जो इसमें क्या हुआ, इसमें अवतलन हुआ। अवतलन का मतलब इसमें ये जो सागरीय जो पेंदा है, जो सागरीय यानी जो कोस्टल जो फ्लोर है, ये जो अपना ओशियन फ्लोर है, इसमें क्या हुआ अवतलन हुआ। सेकंड टाइप के अंदर क्या हुआ, जब इसका अवतलन हुआ तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन गई। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनी। तो ये अवतलन के कारण ये चला गया गहराई के अंदर। ये वाला कोस्ट कहाँ चला गया, गहराई के अंदर। तो ये सारे कहाँ पर आ गई, ये जो जितनी भी कोरल जो रीफ थी ये अपनी जो तटीय प्रवाल भित्ति इसका क्या हुआ अवतलन हुआ। अवतलन होने के बाद ये वाला जो पार्ट था ये क्या था, यहाँ पर समुंदर, ये वाला क्या था समुंदर, ये वाला यहाँ पर पहले क्या था, ये वाला का ओशियन बॉडी ये सारा। जब स्थल भाग का क्या हुआ अवतलन हुआ, अवतलन हुआ तो ये जो बैरियर रीफ थी ये कहाँ आ गई नीचे। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था वो जीवित प्रवाल कहाँ रहते हैं, ना कि कोस्टल के नीचे। यानी अपने नहीं कहेंगे कि जो तट है तट के निकट जीवित प्रवाल नहीं पाए जाएंगे। जीवित प्रवाल पाए जाएंगे समुद्र की ओर। ये जीवित प्रवाल यहाँ थे। अब जीवित प्रवाल जैसे ही गहराई बढ़ेगी, मैंने कहा था यानी प्रवालों के लिए जो औसत गहराई थी कितने 30 फैथम यानी 180 मीटर थी। अब ये अपनी ऊंचाई को बनानी यानी अपनी ये कहेंगे धीरे से क्या आएंगे बाहर आएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या बन जाएगी, ये संरचना बन जाएगी। और ये संरचना जो बनेगी इस संरचना को अपने ने क्या कहा था यानी प्रवाल तेजी से क्या बाहर की ओर आएगा। और ये जो संरचना बन जाएगी इस संरचना को क्या बोलेंगे अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक यानी अपना बैरियर रीफ, बैरियर इसको बोला तो अपना रीफ। बैरियर रीफ जो अपनों ने कहा था ग्रेट बैरियर रीफ जो कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं एटोल। एटोल का निर्माण किस प्रकार से होगा। अब देखो दोबारा से क्या हो जाए, जो ये बैरियर रीफ है अब इसका क्या होगा दोबारा से क्या हो जाए अवतलन हो जाए। अवतलन यानी सब्सिडेंस हो जाए यानी गहराई में चले। जब ये गहराई पर चली जाएगी तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। और यहाँ पर देखिए इधर ये जो कोरल रीफ थी और यहाँ पर क्या था ये वाला, यहाँ पर अवरोधक प्रवाल भी थी, ये थी अवरोधक प्रवाल भी थी। ये कहाँ चली गई गहराई में चली, ये अवरोधक प्रवाल भी थी। अब क्या होगा जब दोनों की तरफ, अब यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा प्रवाल यानी कोरल जो लिविंग कोरल है, लिविंग कोरल यानी जो जीवित प्रवाल है वो इसके दोनों साइड में पाए जाएंगे। अब क्या होंगे तेजी से क्या, जैसे ही इसका अवतलन होगा ये तेजी से क्या होंगे बाहर की ओर आएंगे। इस प्रकार से क्या आएंगे बाहर की ओर आएंगे। और यहाँ पर भी क्या बन जाएंगे इससे स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी और बीच में यहाँ पर क्या होगा लेगून होगा यानी खारा जल होगा लेगून। और ये वाली इस वाली संरचना को हॉर्सशू शेप इसी को बोला जाता है एटोल। ये एटोल का निर्माण इस प्रकार से होगा।
यानी एक क्रमिक विकास है। पहले तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति का अवतलन हुआ तो कौन सी बनी? अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति का वापस अवतलन हुआ तो ये जो जीवित प्रवाल तेजी से कहाँ आएंगे? बाहर की ओर आएंगे, और बाहर की ओर आने से क्या बन जाएगा? इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, एटोल को इस प्रकार से अपने लिख लेते हैं। अवरोधिका प्रवाल भित्ति किन्हीं कारणों से अवतलन हो जाए, किन्हीं कारणों से क्या हो जाए? अवतलन हो जाए तो क्या होगा? यानी इस अवरोधिका प्रवाल भित्ति के दोनों तरफ क्या होंगे? तो इस रीफ यानी भित्ति के दोनों ओर के जीवित प्रवाल तेजी से बाहर की ओर आएंगे, जिससे एटोल का निर्माण होगा। जिससे किसका निर्माण होगा? एटोल का। अब इसकी संरचना इस प्रकार से है। इसकी आकृति देखी जाए, इसकी आकृति अपने को मिलेगी या तो वर्ताकार, तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। सब्सिडेंस ऑफ बैरियर रीफ, देन both side living organism देखो, subsidence of barrier reef, then both side living coral out the sea, then formation of on the atoll का क्या होगा? निर्माण होगा। अब इनकी शेप देखें, शेप यानी इसकी आकृति क्या हो सकती है? एक वर्ताकार हो सकती है, वर्ताकार यानी सर्कुलर, यानी इसकी आकृति वर्ताकार यानी सर्कुलर हो सकती है। एक दीर्घ वर्ताकार एलिप्टिकल हो सकती है, दीर्घ वर्ताकार। और अपने कहते घोड़े के नाल की आकृति, घोड़े के नाल, शो ऑफ हॉर्स यानी तीन प्रकार से हो सकती है इसकी आकृति। या तो वर्ताकार हो सकती है, दीर्घ वर्ताकार, एलिप्टिकल यानी घोड़े की नाल की आकृति, यानी शो ऑफ कौन सा? हॉर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा एटोल का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो मैं इसी को आपको इसमें 3 इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं किस प्रकार से, और तटीय प्रवाल भित्ति यानी एटोल किस प्रकार से दिखाई देती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, एटोल इस प्रकार से भी होती है, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में। यानी इस प्रकार सर्कुलर मोशन में होते हैं, और बीच में ये जो भरा होता है इसको क्या बोलेंगे? अपने लैगून। ये जो बीच में भरा होगा
लेगून। लेगून यानी खारी झीलें। ये भी क्या है, एटोल की संरचना है। अब ये भी हो सकता है एटोल, यानी दोनों तरफ किसका निर्माण हो इस प्रकार से, ये वाले, और बीच में यहाँ का हो लेगून। लेगून लेक, लेगून झील। तो इसी को थोड़ा सा अपने लिख लेते हैं। एटोल को बनावट के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी 3 कैटेगरी डिवाइडेशन हो, यानी इसको 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन करते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से निर्माण होगा। वर्ताकार द्वीप वलय, वर्ताकार द्वीप वलय यानी अपने कह सकते हैं अपने एटोल। वर्ताकार द्वीप वलय यानी एटोल के अंदर छिछले जल लेगून का निर्माण होता है। लेगून का निर्माण होता है। लेगून का तो निर्माण हो जाता है, लेकिन कोई द्वीप की संरचना नहीं होती। लेकिन कोई द्वीप की संरचना नहीं होती। ये पहला है। यानी उसके अंदर सिर्फ क्या होगा आपको, यानी जो साथ की तरफ क्या मिलेगी, ये अपने को रीफ मिलेगी, और रीफ के अंदर क्या होगा, ओनली फॉर लेगून होगा, कोई भी द्वीप नहीं होगा। तो ये इस प्रकार की ये प्रवाल होगी। ये पहला इसका टाइप। और दूसरा जो टाइप होगा, इसमें अपने लिख सकते हैं वर्ताकार। वर्ताकार ऐसे लिख दो, वर्ताकार जो एटोल होगी, एटोल के अंदर लेगून व क्या होगा, द्वीप का निर्माण होगा। यानी इसके अंदर एटोल के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही है एटोल की संरचना, इसके अंदर लेगून भी होगा और क्या होगा, एक मध्य लेगून व एक द्वीप भी पाया जाता है। यानी दोनों स्ट्रक्चर मिलेगी। अगर आइलैंड मिल रहा है, अगर कोई क्या मिल रहा है, अगर कोई आइलैंड भी मिल रहा है, तो ये कौन सी होगी, ये दूसरी प्रकार की। एक में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और दूसरे में क्या होगा, एक लेगून के साथ में क्या मिलेगा, एक द्वीप भी पाया जाएगा। तीसरे प्रकार की कैटेगरी में वर्ताकार एटोल के अंदर लेगून पाया जाएगा। लेगून तो पाया जाएगा, लेकिन द्वीप का निर्माण पहले नहीं होगा, और बाद में क्या होगा, निक्षेपण क्रिया के द्वारा क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस बात को अपनों ने बिल्कुल ध्यान रखना है कि 3 कैटेगरी में इस प्रकार से इसको दिखाया गया है। यानी एटोल के अंदर सबसे पहले जो मिलेगी एटोल बनेगी, एटोल यानी सर्कुलर मोशन इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले ओनली फॉर क्या होगा, लेगून होगा। और दूसरा ये स्ट्रक्चर होती है, ये एक आइलैंड हो और क्या हो, लेगून हो। तीसरी स्ट्रक्चर ये बने, यानी पहले आइलैंड नहीं है, बाद में क्या हुआ, डिपोजिशन के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर इसका निर्माण हो गया। तो ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइडेशन किया था
तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ ये कहाँ कहाँ मिलेगी अपने को एटोल। देखो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे। एक तो एंटीलिस सागर, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है एंटीलिस। एंटीलिस सागर, एंटीलिस सागर के बाद ये मिलेगी रेड सी, लाल सागर। कौन सा? रेड सी, रेड सी। और 3 नंबर पर बात करें जो मिले कहाँ पर, चीन सागर, चीन सागर, चाइना सी। और कौन सा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो सागर है यहाँ पर भी अपने को क्या मिलेगी? एटोल मिलेगी। और अपने ऑस्ट्रेलिया का जो सागर है वहीं पर भी ये मिल सकती। तो यहाँ पर बात करें एंटीलिस सागर, रेड सी, चाइना सी, इंडोनेशिया सी और ऑस्ट्रेलिया सी, ऑस्ट्रेलिया सी, यहाँ पर इनका क्या मिलेगा? एटोल। तो अपने तीनों के तीनों क्या हो गई? प्रकार कंप्लीट हो गई। अब जब आगे पढ़ेंगे, अब इससे कुछ ऐसे ज्योग्राफर हुए जिन्होंने प्रवाल से संबंधित कुछ क्या दिए गए हैं? सिद्धांत दिए गए। और वो सिद्धांत अपने पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, नाम नहीं पढ़ना, और उसको पूरे से डिटेल से अपनी स्टडी करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने पढ़ते हैं इनके सिद्धांत। परवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ। देखो थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ परवाल भित्ति से संबंधित, यानी इसको 2 श्रेणियों में, इसको भी कितनी श्रेणियों में, यानी 2 कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में डिवाइडेशन किया गया। 2 प्रकार के सिद्धांत आएंगे। एक तो सिद्धांत आएगा कौन सा? अपने कहीं अवतलन सिद्धांत। इसी को बोलेंगे अपने सब्सिडेंस थ्योरी, सब्सिडेंस थ्योरी, अवतलन सिद्धांत। और दूसरा आएगा स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत, यानी स्टेशनरी स्टेबल थ्योरी, स्टेशनरी स्टेबल थ्योरी। 2 प्रकार के आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। एक तो अवतलन सिद्धांत पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है? स्थिर स्थल सिद्धांत। जो अवतलन सिद्धांत होगा, अवतलन सिद्धांत को देने वाले थे अपने कहीं, इसमें कौन कौन से ज्योग्राफर आएंगे? इसमें आएगा डार्विन, यानी ये जो सिद्धांत होगा डार्विन के संबंधित होगा, यानी जो अवतलन सिद्धांत होगा वो किसने दिया? डार्विन ने। अब स्थिर स्थल सिद्धांत, यानी जो स्थिर, यानी स्टेशनरी जो साइड थ्योरी, जो साइड थ्योरी है, ये दाने वाले थे। एक तो था इसमें मर्रे आएगा, मर्रे के बाद अगासिज, और अगासिज के बाद कौन सा? डेली। तो अपने यही क्वेश्चन आते हैं नेट और अपने जो फर्स्ट ग्रेड में, तो सीधा पूछ लेगा यानी कौन सा स्थिर स्थल सिद्धांत से संबंधित नहीं, यानी स्टेशनरी साइड थ्योरी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो अवतलन सिद्धांत है और जो स्थिर स्थल सिद्धांत है किससे रिलेटेड? तो कौन है? कोरल रीफ से, यानी प्रवाल भीतर से संबंधित ये क्या है? सिद्धांत। तो दूसरा बात ये होना चाहिए, ये अवतलन सिद्धांत किससे कौन है? ये इसका फाउंडर है डार्विन। और जो स्थिर स्थल सिद्धांत से जो रिलेटेड है, एक तो मर्रे, अगासिज और कौन सा? डेली। अब इन सभी के ज्योग्राफों के अलग अलग जो सिद्धांत हैं वो अपने
कंप्लीट स्टडी करते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने अवतलन सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत। सबसिडेंस थ्योरी। गिवन बाय डार्विन, यानी किसने दिया? डार्विन। व्हेन यानी कब दिया? ये दिया 1837 के अंदर। इसमें पुनः जो संशोधन किया, यानी 12 से ये क्या था 1842 के अंदर। ये किसका? डार्विन का। यानी डार्विन ने सिद्धांत दिया 1837 में और इसमें पुनः जो संशोधन किया था 1842 के अंदर। अब इसके अंदर क्या चीज़ है वो अपने देखते हैं। वही वाल पहले इसको समझ लेते हैं अपने भी, इसका निर्माण कहते हैं। वही चीज़ है जो मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। सबसे पहले क्या होगा, यानी जो क्या होगा द्वीप होगा, यानी कोई क्या कोस्टल रीजन है। इस कोस्टल रीजन के निकट क्या होगा, इसके निकट क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होगा किसका? ये किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर कोरल रीफ का। इसको तटीय प्रवाल भित्ति, कोस्टल जो रीफ है, यहाँ पर इसका क्या होगा? निर्माण होगा। यहाँ पर निर्माण हो गया। अब अवतलन सिद्धांत है, अवतल यानी सबसिडेंस। अब जो ये जो प्रवाल है, यहाँ पर क्या है? सारा सारा ये वाला समुद्री भाग है, यहाँ पर निर्माण हो गया। अब इस जो कोरल रीफ का है, ये कौन सी प्रवाल भित्ति? अपने कहेंगे तटीय प्रवाल भित्ति। ये है तटीय प्रवाल भित्ति, यानी कोस्टल रीफ। अब क्या हो गया? इसका अवतलन हो गया। अवतलन का मतलब इसका सबसिडेंस हो गया। सबसिडेंस हो गया तो ये कहाँ चला जाएगा? गहराई में चला जाएगा। ये देख लो, ये कहाँ चला गया? गहराई में चला गया। ये और गहराई में चला गया, यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया, ये गहराई में चला गया। अब एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे गहराई में जाएगा तो जीवित प्रवाल है वो कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? आपने ये नहीं कहेंगे कि वो तट के निकट रहेंगे, वो रहेंगे थोड़ा क्या गहराई में, यानी समुंदर की ओर रहेंगे। अब समुंदर क्यों रहेंगे? अब ये समुंदर क्यों रहेंगे? तो ये जैसे गहराई में गया तो उसके लिए उचित क्या है? गहराई ज़्यादा भी गहराई नहीं होनी चाहिए। कितनी होती है? 30 फैदम, यानी 180 मीटर होना चाहिए। ये क्या होगा? एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करें तो ये अपनी संख्या वृद्धि करें, और इस प्रकार से जो निर्माण होगा ये क्या होगा? तट के साथ क्या हो गया? बैरियर बन गया। क्या बन गया? बैरियर बन गया। देखो यहाँ से जो समुद्री जहाज आएंगे यहाँ पर, ये क्या करेंगे? यहाँ पर अवरोध का काम करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बैरियर रीफ। और बीच में क्या बन गया? ये लैगून झील का क्या हो गया? यहाँ पर निर्माण हो गया। तो इसको बोलेंगे कौन सी? अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक यानी बैरियर रीफ। ये क्या है? बैरियर रीफ। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा? इसी में भी क्या हो जाए? अवतलन हो जाए। अब नेक्स्ट में क्या होगा? वापिस इसका क्या हो जाए? अवतलन हो जाए। अवतलन होगा तो ये वाली स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। ये पहली स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये रीफ थी, और यहाँ पर क्या निर्माण हो गया? ये जो निर्माण हुआ था अपने कहेंगे इसको ये वाली अवरोधक प्रवाल भी थी। ये क्या थी? अवरोधक प्रवाल भी थी। और ये क्या थी? तटीय प्रवाल भी थी। अब और इसका अवतलन हो गया। अवतलन होगा तो इसके दोनों तरफ क्या होंगे? क्योंकि गहराई में, जैसे गहराई में जाए तो दोनों तरफ क्या होंगे? जीवित प्रवाल होंगे। और जीवित प्रवाल क्या होंगे? ये तेजी से क्या आएंगे? बाहर की ओर आएंगे, तेजी से बाहर की ओर आएंगे। तो ये जो बनेगी, ये जो बनेगी
इस वाली प्रवाल भित्ति को क्या बोला जाएगी, अपने कहेंगे एटोल। इसको क्या बोलते हैं अपने, एटोल। ये टोल, ये था अवतलन सिद्धांत। यानी तटीय वाला भाग है, यानी तट का क्या होगा, अवतलन होगा। अवतलन होगा तो पहले क्या बनेगी, तटीय प्रवाल भित्ति, और दूसरी जो स्टेज हो गई, जैसे अवतलन हुआ तो अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ, और इसका अवतलन हुआ तो क्या बन गई, एटोल का निर्माण होगा। तो डार्विन ने बताया कि इस प्रकार इनका क्रमिक विकास होते हैं। क्या होता है, क्रमिक विकास। सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति बनेगी, उसके बाद अवरोधक प्रवाल भित्ति, और उसके बाद क्या होगा, एटोल का निर्माण होगा। तो इसी बात को अपने लिख लेते हैं। डार्विन के अनुसार जिस तट या द्वीप के किनारे प्रवाल भित्ति, किनारे ऐसे लिख दो, तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, उसमें अवतलन होता है, और कर्मिक अवतलन से, कर्मिक यानी क्रम के अनुसार कर्मिक अवतलन से क्या होगा, पहले तटीय प्रवाल भित्ति ये बने, उसके बाद कौन सी बनेगी, अवरोधक प्रवाल भित्ति, फिर इसके बाद क्या बनेगी, एटोल। अवतलन से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ये वाली इसकी थ्योरी थी। अब इसकी आलोचना हुई, क्या हुई बच्चों, आलोचना क्यों हुई, कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले बनेगी तटीय प्रवाल भित्ति, उसके बाद बनेगी अवरोधक के बाद कौन सा, एटोल। ऐसा नहीं है, ये क्या, यानी प्रवाल बढ़ने के लिए, यानी भित्तियां बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। यानी पहले क्या बने, अवरोधक की बने, या पहले तटीय प्रवाल भित्ति बने, ये कोई भी स्ट्रक्चर पहले बन सकती है। तो आलोचना क्यों हुई, इन्होंने प्रवाल भित्ति का क्रमिक विकास माना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको बोल देता हूं, यानी अकॉर्डिंग टू डार्विन, देन कोस्टल एंड आइलैंड फॉर्मेशन ऑफ कौन सा, कोस्टल रीफ, देन subsidence of this coastal reef, then formation of continuously coastal barrier reef, next barrier reef and atoll। तो इसका क्या होगा, ये अपनी डार्विन की क्या थी, अवतलन सिद्धांत, और ये क्या होगा, अवतलन सिद्धांत क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए। मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। अब देखिए मर्रे का स्थिर स्थल यानी अपने स्टेशनरी साइट थ्योरी ऑफ मर्रे, यानी मर्रे का कौन सा, स्थिर स्थल सिद्धांत।
अब इन्होंने कहा जो ओशन का जो फ्लोर है, यानी ओशन का जो क्या होगा पेंदा होगा, वो बिल्कुल क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब निर्माण कैसे होगा, ये ध्यान देना है इधर। ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, और ये सारा का सारा क्या है, ये ओशन बॉडी, ये वाला ओशन बॉडी की ये क्या है, स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखना बच्चों, इन्होंने स्थल को क्या माना, बिल्कुल क्या माना, स्थिर माना। अब प्रवाल के विकास के लिए एक औसत गहराई होती है जिसको अपने 30 फैदम यानी 180 मीटर। अब ये वाली जो गहराई क्या है, एक आदर्श गहराई है। ये जो गहराई है लगभग कितनी है, 180 मीटर कहीं, या आपने कहीं 30 फैदम ये गहराई, 30 फैदम ये गहराई। आदर्श स्थिति यही है, यानी कोरल का जो विकास होगा वो यहीं पर ही होगा और कहीं पर नहीं होगा, ये आदर्श स्थिति। अगर कोई भी स्थल भाग क्या है, अगर ऊंचा है, ये वाली बात ध्यान देना, अगर स्थल भाग आपको दिखाई दे रहा है ये ऊंचा है, ये स्थल भाग, अगर यहां पर कोरल का विकास होगा तो पहले इसका क्या होगा, अपरदन होगा। क्या होगा इसका पहले, अपरदन। अपरदन कैसे होगा, ये कहते हैं कि सागरीय लहरें यहां पर आकर क्या होगी, कोलाइड होगी। सागरीय लहरें क्या होगी, कोलाइड होगी। कोलाइड होगी तो इसका क्या होगा, यहां पर अपरदन होगा। अगर कोई भाग अगर ऊंचा है, अगर कोई भाग अगर ऊंचा है तो पहले उसका अपरदन होगा, फिर वहां पर कोरल का क्या होगा, विकास होगा। ये कौन कहता है, मर्रे कहता है। दूसरा बात, अगर कोई भाग अगर यहां पर नीचा है, जैसे ये वाला भाग नीचे है, आदर्श स्थिति तो कौन सी है, ये वाली आदर्श स्थिति। अगर कोई भाग नीचा है तो यहां पर पहले क्या होगा, डिपोजिशन होगा, यानी यहां पर पहले क्या होगा, जमाव होगा। यहां पर पहले क्या होगा, निक्षेपण होगा। फिर क्या करेगा, वो आदर्श गहराई जो आदर्श क्या गहराई है 180 मीटर को प्राप्त कर लेगा, तब यहां पर कोरल का क्या होगा, विकास। और यहां पर कहूंगा निक्षेपण, निक्षेपण, डिपोजिशन। यहां पर क्या होगा, डिपोजिशन, और यहां पर क्या होगा, एरोजन, एरोजन। यानी आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए समुद्र की जो तली है यहाँ पर इसका अपरदन भी हो भी है या इसका निक्षेपण भी हो सकता है। अपरदन से जो आदर्श गहराई 180 मीटर प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा, परवाल का क्या होगा, विकास होगा। ये था मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। तो इसको लिख लेते हैं अपने, किस प्रकार से इसको लिखना है, ध्यान देंगे इधर। मर्रे ने बताया कि सागर तल स्थिर अवस्था में होते हैं। अकॉर्डिंग टू मर्रे, यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू मर्रे सी फ्लोर इज स्टेबल। ये क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, स्टेबल होगा। परवाल का विकास, परवाल का विकास कहाँ होगा, समुद्री चबूतरे, समुद्री चबूतरे या ज्वालामुखी शिखरों पर, ज्वालामुखी शिखरों पर होता है, ज्वालामुखी शिखरों पर होता है। यदि समुद्री चबूतरा, अब यहां पर ये वाली बात ध्यान रखना है, यदि समुद्री चबूतरा, चबूतरा यानी जहां जो आदर्श, जहां समुद्री चबूतरा, अगर क्या होगा,
परवाल के विकास तल, परवाल के विकास तल, तल डायरेक्ट में लिख सकते हैं 180 मीटर, या इसको 30 फैदम भी आ सकते हैं। यानी अगर समुद्री चबूतरा, यानी जहां पर कोरल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ये वाली पोजीशन, अगर समुद्री चबूतरा परवाल के विकास तल, यानी जहां पर इसका डेवलपमेंट होगा 180 मीटर 30 फैदम से ऊपर है, ऊपर है, अगर क्या ऊपर यानी ऊंचा लिख देते हैं यहां पर, से क्या है, ऊंचा है, ऊंचा है, तो इसका सागरीय लहरों के द्वारा, लहरों के द्वारा क्या होगा, अपरदन होगा, अपरदन होगा। ठीक है, अगर समुद्री जो चबूतरा है अगर नीचे, अगर नीचा है तो यहां क्या होगा, निक्षेपण होगा, जिससे परवाल के विकास की आदर्श गहराई प्राप्त हो सके। यानी जो आदर्श गहराई, ये वाली जो गहराई आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल कैसी है, आदर्श गहराई, क्योंकि यहीं पर क्या होगा, परवाल का क्या होगा, विकास होगा। तो बिल्कुल ये जिस है मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, आप सीधा पढ़ लेते हो, स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया, मरे ने दिया। आज आपने बिल्कुल डायग्राम्स के द्वारा समझा है कि मरे ने बताया कि सागर स्थल यानी क्या होगा, बिल्कुल स्टेबल होंगे। अगर जहां पर डेवलपमेंट होगा कोरल रीफ का, अगर कोरल रीफ का जहां पर क्या होगा, निर्माण होगा यानी फॉर्मेशन होगा, अगर ये भाग अगर ऊपर है तो इसका क्या हो जाएगा, पहले अपरदन हो जाएगा या घुलन हो जाएगा। अगर ये भाग नीचा है तो यहां पर क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है कौन सा, तो तीसरा सिद्धांत देखेंगे, दिल्ली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। दिल्ली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ये देने वाले कौन थे, डेली थे। कौन था, डेली, गिवन बाय डेली, यानी डेली ने दिया सिद्धांत। और कब दिया, ये दिया 1915 में। कब दिया, 1950 में, 1915 में सिद्धांत दिया। अब दिल्ली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत क्या है, सबसे पहले इन्होंने बताया कि परवालों का जो विकास हुआ, यानी प्लेस्टोसिन क्या हुआ, आइस एज आया, एक आइस से ज़्यादा प्लेस्टोसिन आइस एज, यानी प्लेस्टोसिन हिमयुग आया। अब हिमयुग आया तो किस प्रकार से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ, वो देखते हैं इधर। देखिए वही वाली बात है, अवतरण सिद्धांत के जैसे ही सिद्धांत है ये। सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर किसका निर्माण हुआ था, मैं इसको यहां पर लिखूं तो सबसे पहले यहां पर जो बनी थी तटीय प्रवाल भित्ति, यहां पर किसका निर्माण हुआ, तटीय प्रवाल भित्ति। सबसे पहले निर्माण क्या हुआ, तटीय प्रवाल भित्ति। ये देखिए ये वाला कौन सा है, ये ओशन है सारा सारा, ये है तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति यानी कोस्टल रीफ। अब जैसे क्या हुआ, प्लेस्टोसिन हिमयुग आया यानी आइस एज आया, तो ये सारा का सारा वाटर है, ये क्या होगा, जमेगा। अगर पानी ठंडा होगा, आइस एज आई यानी पानी ठंडा हो, पानी ठंडा होगा, जमेगा, तो ये सारा का सारा इसका जल स्तर में क्या आई, कमी आई। यानी ये सारा का सारा जो जल स्तर कहाँ चला गया, नीचे चला गया। जल स्तर नीचे जाएगा
तो ये भी क्या होगा, ये प्रवाल भी क्या आ जाएंगे, इसके साथ नीचे चले जाएंगे। ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, आइसिस यानी हिमयुग आया, और हिमयुग में क्या हो गए, ये प्रवाल कहाँ चले गए, गहराई के अंदर चले गए। यहाँ पर क्या चले गए, गहराई के अंदर चले गए। जैसे ही प्रवाल गहराई की ओर जाए तो आपको ये बात पता है कि प्रवाल कहाँ रहेंगे, अपने कहेंगे समुद्र की ओर रहेंगे। ये जो समुद्र की ओर रहेंगे, अब इनका क्या होगा, अब ये समुद्र, ये गहराई में चलेंगे। अब क्या हुआ, प्लीस्टोसीन युग का अवसान हुआ। जैसे क्या हुआ, प्लीस्टोसीन युग यानी बात करें जब हिम युग क्या हुआ, खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये सारा का सारा जो क्या है, जमा हुआ भाग है, यानी आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, और मेल्ट होगी तो क्या होगा, ओशन का जो स्तर है ये क्या होगा, पुनः बढ़ेगा, और प्रवाल गहराई में नहीं रह सकता, इसलिए प्रवाल का क्या होगा, तेजी से क्या होगा, विकास होगा। तेजी से क्या होगा, विकास होगा। ये पुनः अपनी आदर्श गहराई प्राप्त करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो निर्माण हो गया कौन सा, अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति ये निर्माण हो गया। बैरियर रीफ का निर्माण होगा, बैरियर रीफ क्या क्या होगा, निर्माण हो गया। अब दोबारा से कहता, हिमयुग दोबारा से आया, हिमयुग दोबारा से आया तो वापिस इसका क्या हुआ, अवतरण वापिस क्या हुआ, ये देखो तीसरी स्टेज में। अब वापिस क्या हुआ, हिमयुग आया तो सारा का सारा जो जल स्तर कहाँ चला गया, नीचे चला गया। जैसे जल स्तर नीचे जाएगा, जैसे क्या जाएगा, जल स्तर नीचे जाएगा तो कोरल रीफ भी क्या होगी, इस प्रकार से नीचे चली जाएगी। और यहाँ पर है इसके क्या, इसकी क्या है, यहाँ पर कहीं अपने ये वाला कौन सा है, ये बैरियर रीफ। और यहाँ पर जैसे ही गहराई में जाएगा, ये स्तर कहाँ चला गया। अब आदर्श गहराई को प्राप्त करने के लिए, आदर्श गहराई को प्राप्त, इसके दोनों तरफ क्या होंगे, इसके दोनों तरफ क्या होंगे, अपने कह सकते हैं क्या होंगे, जीवित प्रवाल। वो तेजी से क्या होगा, विकास होगा, और ये बाहर की ओर अपनी आदर्श स्थिति को प्राप्त करना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एटोल का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा एटोल का। तो ये वाली बात किसने की, डेली ने कही। किसने की, डेली ने इतने का क्या, प्लीस्टोसीन जो सबसे पहले तो किसका हुआ, तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। जैसे हिमयुग आया तो हिमयुग ये सारा का सारा आइस में कन्वर्ट होगा। इसकी क्या हुआ, जल स्तर में कमी आई, जल स्तर में कमी आई तो ये जो रीफ थी ये नीचे चलेगी। तो क्या हुआ, ये वाली निर्माण होगी संरचना। जब अवसान हुआ प्लीस्टोसीन हिमयुग का तो ये वापस क्या होगा, जीवित प्रवाल क्या होंगे, जल स्तर बढ़ा, और ये अपने आदर्श स्थिति को जानने के लिए क्या वापस बाहर आए। फिर वापस अवसान हुआ, वापस हिमयुग आया तो वापस क्या हुआ, इसका जब जल का स्तर नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो वापस क्या हुआ, तटीय प्रवाल। फिर वापस अवसान हुआ तो क्या हुआ, अवसान होने के बाद वापस मेल्ट हुआ सागर, तो इसका जल स्तर बढ़ा यहाँ तक, इसलिए इन्होंने भी आदर्श स्थिति पाने के लिए ये बाहर की ओर आए, और इस प्रकार से निर्माण हुआ। कौन कहता है, ये डेली कहता है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। इसी बात को अपने लिख लेते हैं। सबसे पहले प्लीस्टोसीन हिमयुग। प्लीस्टोसीन हिमयुग में तेजी से जल स्तर में गिरावट आई, तेजी जल स्तर में गिरावट आई, तेजी से क्या आई, गिरावट आई, और गिरते जल स्तर से प्रवाल कहाँ चले गए, गहराई में चले गए। प्रवाल गहराई में चले गए। देखो प्लीस्टोसीन आइस इज देन क्या हुआ, वाटर लेवल क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ वाटर लेवल। देन कोरल क्या हो गया, कहाँ चले गए, डेप्थ में। कोरल क्या हुआ, डेप्थ में चले गए। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में क्या, हिमयुग की समाप्ति पर,
युग की समाप्ति पर, की समाप्ति, अब समाप्ति होगी, समाप्ति पर हिमयुग की क्या होगी, समाप्ति होगी। तो जीवित प्रवाल, जीवित प्रवाल बढ़ते जल स्तर के साथ, बढ़ते जल स्तर के साथ, ये दूसरी बात है, बढ़ते जल स्तर के साथ, जैसे जल स्तर बढ़ा, वाटर जल स्तर बढ़ा, तो हिमयुग की समाप्ति पर जीवित प्रवाल बढ़ते जल स्तर के साथ तेजी से क्या है, बाहर की ओर आए, तेजी से बाहर की ओर आए, और आए, जिससे किसका निर्माण हुआ, अपने कह सकते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति का, अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ, भित्ति का निर्माण हुआ, यहाँ पर निर्माण हो गया अवरोधक प्रवाल भित्ति का। तो दूसरी ये मैंने बता दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपनी और बातें लिख लेते हैं इसकी। अब कहाँ चलेगी, गहराई में चलेगी। तीसरी बात, पुनः हिमयुग, आने पर, यानी दोबारा से हिमयुग आया, हिम आ गया, तो गिरते जल स्तर के साथ, यानी क्या हुआ, गिरा जल, गिरते जल स्तर के साथ पुनः जो कौन सा है, कोरल, यानी जो मूंगा है, कोरल गहराई पर चले गए, चले गए। तीसरे में वापिस हिमयुग आया, तो ये सारे के सारे कोरल वापिस कहाँ चले गए, नीचे चले गए। अब 4 नंबर में क्या हुआ, पुनः अवसान हुआ, पुनः क्या हुआ, अवसान। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हिमयुग की समाप्ति, हिमयुग की समाप्ति पर, समाप्ति पर बढ़ते हुए जल स्तर, जल स्तर बढ़ा, बढ़ते हुए जल स्तर के साथ, जल स्तर के साथ प्रवाल, प्रवाल अवरोधिका प्रवाल भी, ऐसे लिखो, अवरोधिका प्रवाल भित्ति के दोनों ओर के जीवित प्रवाल तेजी से बाहर आए, बाहर आए, और किसका निर्माण हो गया, एटोल का निर्माण हुआ, एटोल का निर्माण हुआ। देखो क्या होगा, यानी क्या हुआ, हिमयुग यानी आइस एज जैसे क्या हुआ, फिनिश हुआ, देन राइजिंग ऑफ कौन सा, वाटर लेवल, वाटर लेवल क्या हुआ, राइजिंग हुआ, देन बैरियर रीफ क्या, बोथ साइड ऑफ कौन सा, लिविंग कोरल, देन क्या हुआ, आउट ऑफ द सी, जैसे बाहर सीड किसी की ओर, तो क्या हुआ, एटोल का क्या हुआ, निर्माण। अब इसकी भी क्या हुई, आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई, आलोचना इसलिए हुई कि इसने माना कि सबसे पहले ये माना कि प्रवालों का जो विकास है प्लेस्टोसीन हिमयुग के बाद हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, यानी इसका विकास तो प्लेस्टोसीन युग के पहले की बात है। तो सबसे पहली आलोचना ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये जो प्लेस्टोसीन हिमयुग है, जो अपना उत्तरी गोलार्ध है, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध, यानी केवल जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ पर ही हिमयुग का प्रभाव दिखाई देते हैं।
बाकी और कहीं दिखाई नहीं देता। तो इसलिए प्रवाल तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी विकसित हो सकती है समुद्रों में, तो ये भी इसका कारण था। तो आलोचना में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने ऊपर ही लिख देते हैं इसको। तो इसकी आलोचना में पहले इसकी आलोचना हुई कि प्रवालों का विकास प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद हुआ। लेकिन इसका जो इतिहास है पहले का, सबसे बड़ी आलोचना ये थी। दूसरा, हिमयुग का प्रभाव है जो अपने को कहाँ दिखाई देना है, यूरोप व उत्तरी अमेरिका में दिखाई देते हैं। लेकिन प्रवाल समस्त समुद्री भाग में फैली हुई। तो बच्चों ये 3 सिद्धांत हैं, ये तीनों के तीनों सिद्धांत कंप्लीट हुए और मैंने विद आपको बिल्कुल डायग्राम से समझाया है। डेली का सिद्धांत, उसके बाद आपने मर्रे का सिद्धांत और मर्रे का सिद्धांत के बाद होना डार्विन का, ये तीनों सिद्धांत अपनों ने कंप्लीट स्टडी की। अब नेक्स्ट इसमें बचा है एक कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन क्या होता है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मैं आपने नया से नया कंटेंट और विद डायग्राम आपको क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।